नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी संसद की महत्वपूर्ण समितियां, इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसमें दो प्रकार की समितियां पाई जाती है, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। समितियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, संसद के अंदर हमारा मंत्री परिषद है, एक पूरा का पूरा कैबिनेट है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मंत्री परिषद बोलो, प्रधानमंत्री होता है। ये लोग सारे देश को चलाने का काम करते हैं, तो ये कितना खर्चा करते हैं उसकी जांच कौन करेगा? ठीक है, खजाने में से निकला है 5,000 करोड़ और दिखा दिया केवल 4,000 करोड़ ही। गलत है। बाहर से लोन लिया है 50,000 करोड़ का, लेकिन दिखा दिया 30,000 करोड़ का। देश के अंदर किसी भी, जैसे भारत परियोजना है, ठीक है, भारत माला है, सागर माला है, कोई भी परियोजना है, ठीक है, खर्चा कर दिया 50,000 करोड़ का और दिखा दिया 80,000 करोड़, 30,000 करोड़ खा गई। तो ऐसा ना करे सरकार। उसके लिए लगाम लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए बहुत प्रकार की समितियां मौजूद होती है संसद में, ताकि जो मंत्रिमंडल है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सके, सही तरीके से वो काम करे। तो समितियां दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी समिति, एक होते हैं अस्थायी समिति। स्थायी समितियों का मतलब जो हमेशा मौजूद रहती है, इनका 1 साल का कार्यकाल होता है, ये हमेशा मौजूद रहती है, इनको हटाया नहीं जाता है और इनको जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे किसी घोटाले की जांच करनी है, किसी विधेयक की या बिल के ऊपर जांच बिठानी है, तो ये जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको अस्थायी समिति कहते हैं, तदर्थ समितियां कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, इसको एड होक कमेटी के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्थायी समितियां। ठीक है, स्थायी समितियों की बात करते हैं। तो स्थायी समितियों में 6 प्रकार की समितियां होती है। वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण समितियां, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित सेवा समितियां। एक एक समितियों को देखेंगे। तो स्थायी समितियों में 6 स्थायी समितियां हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहली वाली, वित्त समितियां कौन कौन सी है? वित्त समितियां, जिनको इंग्लिश में फाइनेंस कमेटी कहते हैं, ये जांच करती है फाइनेंशियल मैटर्स की, खर्चे से संबंधित जांच करती है। ये खर्चा कितना कर रही है, कितना आया है खजाने में, उन सभी चीजों की जांच करने का काम करती है वित्त समितियां। पैसे से संबंधित समितियां हैं और ये पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। इससे ज्यादा आपकी एसएससी रेलवे में पूछा नहीं जाता है। एसएससी और रेलवे वाले बच्चों से केवल वित्त समितियों की जो 3 महत्वपूर्ण समितियां हैं, ये तीनों समितियां हम देखेंगे अभी, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हम पढ़ेंगे तो पूरी बाका। ठीक है, वित्त समितियां, फाइनेंशियल कमेटियां, ये 3 प्रकार की होती है। आपने कई बार देखा होगा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, तो वित्त समितियां ये 3 प्रकार की होती है, ये आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति की जरूरत क्यों महसूस हुई? बात है 1999 की। 1919 में आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिनियम के माध्यम से मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया कि राज्यों में द्वैध शासन आया था। प्रशासन का काम कौन करेगा? गवर्नर, लेकिन मंत्री कौन होंगे? भारतीय सदस्य उसके मंत्री होंगे। तो द्वैध शासन आया था इसी के माध्यम से। और इसमें यह कहा गया कि भाई जो भारत चलाया जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जो खर्चे से संबंधित जांच की जाए। तो सबसे पहले इसी समिति का गठन किया गया था और 1919 के अधिनियम में इसका जिक्र हुआ और 1921 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना 1921 में होती है और इसमें सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, टोटल 22 सदस्यों की कमेटी है ये। और एक और बात ध्यान रखना, इस कमेटी का बाकायदा सदस्यों का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, खुले मतदान के माध्यम से सदस्यों का चयन होता है। इस समिति का कार्यकाल होता है 1 साल का। हर 1 साल में इसको चेंज किया जाता है, हर 1 साल नए सदस्य भरे जाते हैं। तो 1 साल का कार्यकाल होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से इसको भरा जाता है। और अगर चुनाव के माध्यम से भरा जा रहा है तो इसमें सभी पक्षों के लोग होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सभी पार्टियों के लोग आएंगे। चुनाव के माध्यम से सदस्यों का चुनाव हो रहा है। मंत्री सदस्य नहीं होता इसका, जो भी मंत्री होता है ना, किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, ताकि पक्षपात ना हो, निष्पक्ष तरीके से
से जांच की जा सके। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता बनाया जाता है। वर्तमान में जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो वर्तमान में लोक लेखा समिति के क्या है? अध्यक्ष है, चेयरमैन है, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। ठीक है, काम क्या है इसका? इसका काम है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मैंने पढ़ाया आपको अनुच्छेद 148, जिसको भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। कैग वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, 14वें नंबर के कैग है ये क्या करेंगे? भारत सरकार का जितना भी खर्चा होता है, जितनी भी आमदनी होती है, उसका क्या करते हैं? लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। तो कैग जो रिपोर्ट देता है, कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कहां पर पेश की जाती है? संसद में। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रपति साहब को खाते के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रपति साहब ने उसको संसद के सामने रखा। अब उसकी जांच करने का काम कौन करेगी? ये वाली समिति करेगी कि वास्तव में जो कैग ने रिपोर्ट दी है वो सही है या गलत है, या कोई गफड़ा कर दिया है। भारत परियोजना पर मान लो 50,000 करोड़ का खर्चा हो गया, इन्होंने दिखा दिया 70,000 करोड़ का, तो गलत है ना, उसकी जांच की जाती थी, है ना। बाहर से लोन ले लिया मान लो कि 5% ब्याज दर पर और दिखा दिया 7% ब्याज दर पर, है ना, 7% ब्याज पर दिखा दिया, ज्यादा ब्याज दे रहे भाई इसलिए खजाना खाली हो गया। तो इस तरीके से बचने के लिए आपकी लोक लेखा समिति का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को बेटा एस्टिमेट कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, इसकी स्थापना होती है 1950 में। 1950 में जब जॉन मथाई हमारे रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये हमारे वित्त मंत्री भी थे 1950 में, इन्होंने एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति का निर्माण करवाया। और प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है। फिर अगर मैं इसके चुनाव की बात करूं तो प्राक्कलन समिति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसका कार्यकाल भी 1 साल का होता है। इसमें भी सारे पक्ष और विपक्ष के सारे लोग होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से सदस्यों का चुनाव हो रहा है ना, तो पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों के लोग इसमें लगभग मौजूद रहते हैं। और इसका अध्यक्ष जरूरी नहीं है कि विपक्ष का नेता बने, इसका अध्यक्ष ज्यादातर केस में वही बनता है जो रूलिंग पार्टी का सदस्य होता है। जैसे बीजेपी चल रही है ना, तो बीजेपी का ही कोई ना कोई इसका अध्यक्ष बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाए। यह लेखा जोखा की जांच है। इसका जो अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है? ये हमेशा पक्ष की पार्टी का, मतलब बीजेपी का ही बनता होगा। और आपसे पूछा जाता है कि किस समिति में सबसे ज्यादा सदस्य हैं, तो सबसे ज्यादा सदस्य किसमें है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य। सबसे ज्यादा सदस्यों वाली कमेटी है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 सदस्य हैं। एक बात और ध्यान रखना, पहले इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे भाई, लेकिन 1956 में बढ़ाकर इनको 30 कर दिया। वर्तमान में 30 सदस्यों की कमेटी है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ये क्या करती है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। बजट से संबंधित मामलों की जांच करती है। जो बजट बनाया है भारत सरकार ने, परियोजनाओं में पैसा बांटा है, बहुत सारी योजनाओं में पैसा बांटा है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट को, कृषि डिपार्टमेंट को जो पैसा बांटा है, और जैसे मान लो कि रेलवे को 2 लाख करोड़ का पैसा बांट दिया, निकाल लिया 3 लाख करोड़ का, क्यों निकाल लिया भाई? हैं? मान लो कि रेलवे के कृषि क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ का बजट बनाया है, कर दिया 7,000 करोड़ का, निकाल लिया पैसा ज्यादा, तो इसकी जांच करेगा कौन? तो बजट से संबंधित प्राक्कलनों की जांच करने का काम है इस समिति का। दूसरा, बजट के ऊपर, है ना, बजट जो बनता है उसके ऊपर सार्वजनिक खर्चे के बारे में ये अपनी सिफारिश भी देते हैं। ऐसा नहीं है, जांच ही करती है ये। अगर इनको कुछ उचित लगता है तो ये अपनी क्या करती है? सिफारिश भी करती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज कर दो, इस पे पैसा कम कर दो, इसको पैसा बढ़ा दो। तो बजट से संबंधित नीतियों की जांच करना और सार्वजनिक खर्चे से संबंधित सुझाव देना गवर्नमेंट को, इस समिति का काम है। और इन दोनों को कहा जाता है जुड़वा बहनें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जुड़वा बहनें किन समितियों को कहा जाता है? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है, ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तीसरी वाली है सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति, इसका गठन किया गया था 1964 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है 1964 में। इसमें भी कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर।
15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, इसमें भी 22 सदस्य मौजूद हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं बात बताऊं तो 1974 से पहले 15 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 1974 में कितने कर दिए, 22 कर दिए। इसकी भी सारी की सारी वही कहानी है कि इसके लिए भी सदस्यों का चुनाव होता है। बाकायदा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, खुले मतदान के माध्यम से चुनाव होगा। दूसरा, कार्यकाल 1 वर्ष का है, हर एक साल में मेंबर बदले जाते हैं। मंत्री इसका कोई भी सदस्य नहीं होता है। इन तीनों कमेटियों का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनता है। पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज, इसका अध्यक्ष भी जरूरी नहीं है कि विपक्ष का नेता बने, पक्ष या विपक्ष किसी का भी नेता बन सकता है। रूलिंग पार्टी का या अपोजिशन पार्टी का कोई भी आदमी इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। अगर मैं इसकी बात की तो देखो नाम में है सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकारी उद्यम है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, रेलवे, हमारी गवर्नमेंट की जो नवरत्ना, महारत्ना, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स है, उनसे जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है उसकी जांच करना, और जितना खर्चा गवर्नमेंट उन पर करती है उसकी जांच करना। तो यहां पर भी कैग की ही जांच हो रही है, लेकिन कैग की कौन सी रिपोर्ट की, जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसकी रिपोर्ट की जांच होती है। किससे संबंधित, हमारे सार्वजनिक उद्यम से संबंधित। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि हमारी जो सरकारी उपक्रम है, ये नवरत्ना, महारत्ना, हजारों प्रकार की हमारी सार्वजनिक कंपनियां, गवर्नमेंट की कंपनियां, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, इसरो, डीआरडीओ, ये सार्वजनिक कंपनियां, सरकार की कंपनियां, तो इन्होंने कितना कमा के दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इनको कितना पूंजी प्रदान की, कितना फंड दिया, इन सब की रिपोर्ट कैग किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करेगा और उसकी जांच करने का काम कौन करती है, ये वाली समिति करती है, सार्वजनिक उद्यम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो तीनों की तीनों समितियां वित्त समितियां कही जाती है। तीनों की तीनों समितियों का कार्यकाल 1 साल होता है। तीनों की तीनों समितियों के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है। तीनों की तीनों समितियों में पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर होते हैं। तीनों की तीनों समितियों में कोई भी मंत्री, कोई सदस्य नहीं होता है, मंत्री सदस्य नहीं बनाया जाता है। और सबसे ज्यादा मेंबर किसमें है, प्राक्कलन समिति में। इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। यहां पर 22 मेंबर, यहां पर 22 मेंबर। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। क्यों रखे हैं इतने इतने मेंबर, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट की जांच करती है। ये दोनों भारत सरकार के अकाउंट की जांच करती है। ये भी कैग की जांच करती है, ये भी कैग की जांच करती है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो खर्चे की जानकारी देता है उसकी जांच करना, और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हमारे सरकारी उपक्रम है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनकी जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच करने का काम ये वाली समिति करती है। तो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एसएससी रेलवे में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी हमने वित्त समितियां पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं विभागीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। भारत सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, है ना, और हर एक विभाग की जांच करने के लिए, हर एक डिपार्टमेंट की जांच करने के लिए इन कमेटियों का गठन किया जाता है कि जो विभाग है कितना पैसा निकाल रहा है, कौन कौन सी स्कीम ला रहा है, कौन कौन सी स्कीम कर कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक क्या होती है, ये जांच समिति होती है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है। और पहले तो देखो 1993 में 17 बनाई गई थी, 1993 में 17 थी। उसके बाद में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 17 से बढ़ाकर इनको कितना कर दिया, 24 कर दिया है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 24 है। 16 लोकसभा में है और 8 राज्यसभा से बनती है। 24 में से 16 समितियां लोकसभा के सदस्यों को लेकर बनाई जाती है और 8 समितियां राज्यसभा के पास है। सॉरी, 16 लोकसभा में बनेगी, 8 राज्यसभा में बनेगी। प्रत्येक समिति में टोटल कितनी है, 24। प्रत्येक समिति के अंदर 31 सदस्य होते हैं। जैसे कृषि मंत्रालय है, उसकी एक कमेटी है, उसमें 31 सदस्य होंगे। रक्षा मंत्रालय है, उसकी एक समिति होगी, उसमें 31 सदस्य होंगे। कृषि मंत्रालय है, इसके अलावा वित्त मंत्रालय है, उसमें 31 सदस्य होंगे। तो हर एक मंत्रालय की एक कमेटी होती है और प्रत्येक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। और 21 तो
लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, ऐसा मत समझना कि इन 24 समितियों में टोटल 31 नहीं, प्रत्येक डिपार्टमेंट की, हर एक मंत्रालय की एक समिति होती है और हर एक के अंदर 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से भरे जाएंगे। ठीक है, ये क्या करती है, ये मंत्री को उत्तरदायी ठहराती है कि जो मंत्री उस डिपार्टमेंट का है, मंत्रालय है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, गफड़ा तो नहीं कर रहा है, पैसे ज्यादा कम तो नहीं निकाल रहा है। तो इस 31 सदस्य में से कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनता है, मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता, वरना पक्षपात होने लग जाएगा ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक है जांच समितियां। ठीक है, बहुत प्रकार की जांच समितियां हैं, इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं। इसमें टोटल 25 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से 25 मेंबर होते हैं। इंक्वायरी कमेटी क्या करती है, इंक्वायरी कमेटी जांच करती है याचिकाओं की, जो भी संसद के अंदर याचिका आती है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व की, है ना, हमारे समाज से संबंधित या सार्वजनिक महत्व की जो भी अपील आती है, कोई आवेदन आता है, कोई विधेयक आया है, या सदस्यों के किसी विशेषाधिकार का हनन हो गया है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा, जयप्रदा के ऊपर कमेंट कर दिया था किसी ने, है ना, जयप्रदा के ऊपर कमेंट कर दिया था, राहुल गांधी ने आंख मार दी थी लोकसभा में, तो इनकी जांच के लिए समिति बनाई जा सकती थी, है ना। तो आवेदन के लिए सदस्यों का जो व्यवहार है, उसके लिए संसद की जो आचार संहिता है, जो रूल रेगुलेशन है, उनकी जांच के लिए। ठीक है, तो कोई भी सार्वजनिक महत्व की याचिका हो सकती है, पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, सड़क से संबंधित हो सकती है, एनजीओ चलाने से संबंधित हो सकती है, तो आवेदन करना, याचिकाओं से संबंधित किसी विधेयक की जांच करना, तो ये बहुत प्रकार की जांच करने के लिए मौजूद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां, है ना, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल करने के लिए मंत्रियों द्वारा दिए गए वचनों और आश्वासन की जांच करना। जैसे मंत्री ने बोल दिया कि मैं मेरे क्षेत्र का विकास करा दूंगा अगले 5 साल में, ठीक है, सबके घर पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचा दूंगा, नहीं पहुंचा पाया, तो मंत्री ने विश्वास दिलाया था, मंत्री ने वादा किया था, मंत्री ने आश्वासन दिया था, मंत्री ने वचन दिया था भारत मां को, लेकिन कर नहीं पाया, तो उसकी जांच की जाएगी। तो मंत्रियों द्वारा जो वचन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, उसकी जांच करना काम है। इसके अलावा कार्यपालिका, एक हमारी कार्यपालिका है, ठीक है, एक हमारी कार्यपालिका है और संसद में नियम कानून बनाती है। ठीक है, हमारी कार्यपालिका संसद में नियम कानून बनाती है, तो कार्यपालिका सही तरीके से काम कर रही है नहीं, हमारा मंत्रिपरिषद जो है वो सही तरीके से लोकसभा को चला रहा है नहीं, इसकी जांच भी ये कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए परीक्षण एवं नियंत्रण समिति बनती है, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल। अब इसमें देखो 15 सदस्य भी होते हैं, कुछ में 30 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य है तो 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से ले लेंगे, 30 सदस्य है तो 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से ले सकते हैं। तो इसमें सदस्य 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। एक है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, ठीक है, बिजनेस ऑफ हाउस कमेटी, सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समिति, सदन का जो कार्यक्रम होता है, ठीक है, सदन का जो कार्यक्रम है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, जैसे हमारी संसद स्टार्ट हो जाती है 11 बजे, 11 बजे स्टार्ट हो रही है नहीं, 6 बजे बंद हो रही है नहीं, मंत्री लोग आ रहे हैं नहीं, सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, या कोई सीट पे बैठा बैठा कोई किसी गलत प्रकार की मूवी देख रहा है, वहां पर कोई भाषण दे रहा है, यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं, तो संसद के कार्यक्रम की जांच करना है, संसद की समय सारणी की जांच करना है, आने जाने का टाइम देखना है, मंत्री टाइम पे आ रहा है या नहीं जा रहा है, वही सरकारी स्कूल वाला हाल है। तो आप कह सकते हैं कि सदन का जो दैनिक कार्य है ना, उसकी जांच करने का काम करती है। इसमें 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 15 मेंबर भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। एक है सेवा समिति या गृह व्यवस्था समिति। सेवा समिति या गृह व्यवस्था समिति का मतलब क्या होता है, सदस्यों का आवास। आप सभी को पता है कि हमारे एमपी एमएलए लोगों को मकान मिलता है रहने के लिए, तो मान लो किसी को एक ही जगह 2 बंगले दे दिए, तो इसके बाद की जांच कौन करेगा, कौन देखने जा रहा है। किसी मंत्री को एक की जगह 2 बंगले दे दिए, या बहुत ही ज्यादा महंगा बंगला दे दिया, मुकेश अंबानी टाइप का 4-5 माले का बंगला दे दिया, तो रेंज में रहते हुए बंगले मिले, जितने बंगले देने हैं उतने मिले, और उनके वेतन और भत्तों की जांच भी करता है। तो आवास की जांच करना, उनकी गृह व्यवस्था की जांच करना, उनको जो सर्विस दी जा रही है, उनको जो वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, किसी को ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं,
है 50,000 की जगह किसी को वेतन भत्ता 60,000 तो नहीं दे रहे हैं, तो वेतन और भत्तों की जांच करना, सैलरी और अलाउंस की जांच करना, है ना, आवास की जांच करना, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्विस दी जा रही है उनकी जांच करने का काम है। इसमें किसी में 9 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, इसमें भी सदस्यों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की कमेटी है, इनको स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी कही जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि यही है वित्त समितियां, जो 3 प्रकार की है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको याद कर लेना। इन दोनों को तो एसएससी और रेलवे वाले बच्चे रट जाना भाई। अब देखो, आपको पता है कि सीजीएल के मेंस में भी जी आने लग गया है, जनरल नॉलेज आने लगी है, तो अब अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये स्थायी समितियां 6 है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम अस्थायी समितियों की तरफ चलते हैं बच्चों। अस्थायी समितियां, ये हम देख चुके हैं, वित्त समितियां 3 प्रकार की होते हैं, इसको तो घोड़ के पी जाना भाई, इसमें से तो क्वेश्चन आता है 100%। अस्थायी समितियों की बात करते हैं। अस्थायी समितियों को तदर्थ समितियां भी कहते हैं, एड होक कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, जब जरूरत महसूस होती है तब इनको बनाया जाता है, परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जांच समिति होती है और एक सलाहकार समिति होती है। जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी, या सलाहकार या एडवाइजरी कमेटी, ये क्या चीज करती है, किसी विशेष विषय पर जांच करने का काम करती है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, किसी विशेष विषय पर जांच करने का काम करती है। अभी बताऊंगा मैं वो विशेष विषय क्या है। और ये किसी विधेयक पर विचार करने की बात करती है, कोई विधेयक या बिल आया है उस पर विचार करने का काम करती है। तो कैसे काम करती है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जांच समितियां भी 2 प्रकार से बनाई जा सकती है, एक तो संसदीय समिति और एक संयुक्त संसदीय समिति, एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर किसी मुद्दे के ऊपर अलग अलग बनाएंगे, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, लोकसभा में बनाओगे अलग तो 30 मेंबर, राज्यसभा में बनाओगे तो अलग अलग बनाओगे ना, तो 30-30 मेंबर लेने पड़ेंगे। लोकसभा में भी बना दी, राज्यसभा में भी बना दी, दोनों सदनों में बना दी, तो 30 मेंबर इसके, 30 मेंबर इसके। और अगर आप संयुक्त रूप से एक ही बनाते हैं, एक ही कमेटी बनाते हैं, तो 30 मेंबर लोकसभा से और 15 मेंबर राज्यसभा से। तो अलग अलग दोनों सदनों में बनाओगे तो 30-30 लेना पड़ेगा। और एक ही ज्वाइंट में, एक ही संयुक्त रूप से बना दोगे भाई, एक ही बना देते हैं, दोनों सदनों में क्या जरूरत है, तो 30 लोकसभा से लेंगे, 15 राज्यसभा से लेंगे, तो 45 हो जाएंगे। अब ये फिक्स नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप 30-30 भी ले सकते हैं, 20-20 भी ले सकते हैं। अगर यहां 30-30 लिया तो यहां पर 30 और 15 लेना पड़ेगा, यहां पर 20-20 लिया तो यहां पर 10 और 5 लेना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि जांच समिति करती क्या है। ये जांच करती है किसी विशेष मुद्दे पर, पर्टिकुलर विषय पर बनाई जाती है। जैसे घोटाला हो गया, कोई घोटाले की जांच करना। आपने देखा होगा राफेल नाम का बड़ा घोटाला हुआ था। शुरुआत में सरकार ने बताया कि एक राफेल 715 रुपए का पड़ेगा, बाद में बताया कि 1600 रुपए का पड़ेगा। तो इतना महंगा कैसे हो गया है? जब 36 राफेल विमानों की डील हुई थी फ्रांस से, तो 60,000 करोड़ में वो लेके आए थे हम लोग, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मुद्दा गर्मा गया था। तो उसके ऊपर जांच समिति बनाई गई थी, ये वाली बनाई गई थी जिसमें 45 मेंबर भरे गए थे। ये ध्यान रखना, घोटाले की जांच की जाती है। दूसरा, हमारी जो संसद है उसमें सदस्यों का आचरण कैसा है। हमारी संसद में जो सदस्य है आचरण कैसा है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग अनवांटेड वीडियो देखने लग जाते हैं, पीछे बैठ के आराम से मूवी देख रहे हैं, है ना, पोर्न मूवी भी देख लेते हैं कुछ लोग, तो कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। तो संसद सदस्यों का आचरण कैसा है, अगर आचरण गलत है ना तो सदस्यता जा सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ बताया था मैंने आपको, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, या मैं आपको बताऊं तो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसका प्रावधान है। ठेका देने से संबंधित, आपको पता है कि दारू का ठेका, चाय का ठेका, गुटखे का ठेका, बहुत सारे ठेके मिलते हैं, तो किसी को एक से ज्यादा ठेका तो नहीं दिया, जितने का ठेका देना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया हो, है ना, रेंज से बाहर निकल गए हो, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया हो ठेका लगवाने के लिए, तो ठेका मिला है या नहीं सही तरीके से, इसकी जांच भी करने का काम स्पेशल कमेटी बिठाई जा सकती है। उर्वरक मूल्य, जो हमारे खाद बीज होते हैं ना, खाद बीजों की जो प्राइस है उससे संबंधित भी, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई डीएपी का कट्टा मिलेगा 2,000 रुपए का और डीएपी का कट्टा मिल रहा है 3,000 रुपए का, क्यों भाई 1,000 रुपए क्यों बढ़ा दिया, इसकी जांच करनी चाहिए। तो खाद उर्वरक मूल्यों से संबंधित बनाया जा सकती है। खाद्य प्रबंधन, खाद्य प्रबंधन का मतलब क्या है, जो गेहूं चावल बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत आपको पता है कि आंगनबाड़ी वगैरह में दाल वगैरह, चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह दिया जाता है, तो बहुत सारी योजनाओं में जो आप पैसा देते हैं या चीजें देते हैं उसकी जांच करना, कम दी जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा,
आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने 25-25 किलो 30-30 किलो कर दिया था, ठीक है। खैर उसकी तो जांच होनी नहीं चाहिए थी, वो तो अच्छा काम किया था गवर्नमेंट ने। तो खाद्य प्रबंधन से संबंधित भी फूड या चावल खेती से संबंधित भी बिठाई जा सकती है। चिन्हों का रखरखाव, हमारे संसद में चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है ना। इसके अलावा वंदे मातरम है, इसके अलावा राष्ट्रगान है। तो जो हमारे स्वतंत्रता से संबंधित चिन्ह है, हमारा झंडा है, हमारा संविधान है, इनका रखरखाव सही तरीके से किया जा रहा है नहीं। संसद में मूर्ति या चित्र, जैसे आपको पता है कि अभी अभी बवाल हो गया था, हमारा नया संसद भवन बना था और संसद भवन के ऊपर 3 मुंह 4 मुंह वाला शेर, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं। तो संसद भवन के ऊपर जब प्रेजेंट की सरकार ने, बीजेपी में क्या रखा, 4 मुंह वाला शेर रखा और वहां पर शेर का मुंह खुला छोड़ दिया। शेर का मुंह खुला छोड़ दिया तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने कहा कि शेर का मुंह खुला क्यों छोड़ दिया? अरे शेर का मुंह खुला क्यों छोड़ दिया? इससे पहले तो शेर का मुंह बंद आता था, लेकिन बीजेपी वहां पर संदेश देना चाह रही थी कि पहले शेर चुप था, बोलना नहीं जानता था, चुपचाप सुन लेता था, अब शेर धाड़ना, चीखना, चिंगाड़ना सीख गया है, इसलिए अशोक स्तंभ में हमने शेर का मुंह खुला छोड़ा। अरे शेर को शेर ही तो रखा, शेर को बिल्ली या चूहा थोड़ी बनाया है। उसके लिए भी जांच समिति बिठाई जा सकती थी। तो घोटाले से संबंधित सदस्यों का आचरण कैसा है, ठेका देने से संबंधित उर्वरक चिन्हों का रखरखाव, मूर्ति वगैरह का, ठीक है, इनका रखरखाव। जैसे नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा रखा है, उसके ऊपर भी जांच समिति बिठाई जा सकती थी, वैसे बिठाई नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यह किसी विशेष मुद्दे पर जांच करने के लिए ये अचानक से लाई जाती है। अब सलाहकार समिति की बात करते हैं, किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। और ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रवर समिति, एक होती है संयुक्त प्रवर समिति। अगर दोनों सदनों में अलग अलग हम इसको कमेटी बनाएंगे, लोकसभा में भी बना दी, राज्यसभा में भी बना दी, तो 30-30 मेंबर अलग अलग लेने पड़ेंगे। और अगर संयुक्त रूप से एक ही कमेटी बनाते हैं उस चीज से संबंधित, तो फिर आप 30 और 15 ले सकते हैं, 45 हो जाएंगी। तो वही सेम टू सेम है, ठीक है। और ये फिक्स नहीं होता, कभी कभी 30-30 ले लेते हैं, कभी कभी 20-20 ले लेते हैं, कभी कभी 10-10 भी ले लेते हैं। तो अलग अलग बनाओगे तो अलग अलग बनाने के लिए आपको सदस्यों की संख्या भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर संयुक्त रूप से बनाओगे उस मैटर के ऊपर, तो फिर आप उनको कंबाइंड रूप से 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से ले सकते हैं। तो कितने भी ले सकते हैं, ठीक है, इसी रेंज में रखे जाते हैं लगभग। ये क्या करती है, सार्वजनिक महत्व के बिल की जांच करते हैं कि सरकार कोई बिल लाना चाहती है या सरकार के अलावा, बिना सरकार के अलावा कोई अन्य मेंबर भी, किसी और पार्टी का, विपक्ष का मेंबर भी कोई बिल लाना चाहता है सार्वजनिक महत्व का, जैसे एनजीओ से संबंधित बिल लाना चाहता है। या आपने देखा होगा पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है कई बार हमारे देश में, सड़क बनाने की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में क्या आ जाता है, कई बार भूकंप की संभावनाएं, घर गिर जाते हैं रोड कंस्ट्रक्शन करने की वजह से। तो पर्यावरण को बचाने से संबंधित, सड़क बनाने से संबंधित, इसके अलावा एनजीओ से सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इससे संबंधित कोई बिल लाना चाहता है, तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको तुरंत माने या ना माने। हम करते हैं कि जांच समिति बिठा देते हैं, समिति देख ले पहले कि इसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे या बुरे प्रभाव, पहले जांच करके बैठ जाए, अच्छे प्रभाव है तो लाओ बिल, बुरे प्रभाव है तो हटाओ बिल। तो किसी बिल के ऊपर जांच करना और उसकी रिपोर्ट देना इस समिति का काम है। तो यह है हमारी अस्थायी समिति या तदर्थ समिति, एड हॉक कमेटी। तो स्थायी और अस्थायी समितियां पढ़नी है। लगे रहो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।